Hello, my rock stars. Welcome to another exciting science adventure on your favorite channel. I am महेश रामनानी और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर लाइट को, जिसमें रिफ्लेक्शन भी है और रिफ्रैक्शन भी. सो गेट रेडी फॉर सिंपल एक्सप्लेनेशंस एंड सम सुपर कूल ट्रिक्स. Whether you are a science lover or just looking to score big, this video is for you. So grab your notebooks, hit that like button and let's jump right in. लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लाइट की डेफिनेशन से. तो लाइट की डेफिनेशन क्या होगी? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच सेंसेशन ऑफ विजन इज पॉसिबल. लाइट एक टाइप की क्या है? एनर्जी है, जिसके कारण हम सब कुछ देख पाते हैं. अगर हम अपनी आंखें बंद कर लें तो क्या हम कुछ देख पाएंगे? नहीं. क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में कोई भी लाइट जाएगी नहीं, और जब लाइट जाएगी नहीं तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखेंगे? तो लाइट क्या हो गई? एनर्जी. और इस एनर्जी के कारण क्या पॉसिबल हो पाता है? विजन पॉसिबल हो पाता है. और इसी के साथ लाइट के साथ एक खास बात भी है कि लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. बच्चों, क्लास 9th में आपने पढ़ा था मैकेनिकल वेव्स. साउंड कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, जिसको हम लॉन्गिट्यूडनल बोलते थे. तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की नीड होती थी? नहीं होती थी? होती थी. बट इस लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की नीड नहीं होती. ये एयर में भी चल सकता है, वैक्यूम में भी चल सकता है, और ग्लास में भी चल सकता है, वाटर में भी, सारे मीडियम्स में चलेगा. और इसी के साथ लाइट जो है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है. तो लाइट से ज़्यादा फास्ट कुछ चल सकता है क्या? नहीं. लाइट खुद फास्टेस्ट है. और ये स्पीड किस में होती है? वैक्यूम में. फिर जैसे जैसे मीडियम चेंज होते रहते हैं, ऐसे लाइट की स्पीड भी क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है. चैप्टर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लाइट के साथ कौन कौन से फिनोमेना एसोसिएट होते हैं. बच्चों, ऐसे तो लाइट के साथ बहुत सारे फिनोमेनाज होते हैं. रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन. लेकिन हम यहाँ पे क्लास 10th के इस चैप्टर में ओनली 2 ही चीज़ें करने वाले हैं. एक करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और सेकंड करने वाले हैं रिफ्रैक्शन. रिफ्लेक्शन में हम क्या क्या देखेंगे? हम देखेंगे रे डायग्राम्स, मिरर फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स. और रिफ्रैक्शन में भी रे डायग्राम्स. यहाँ पे मिरर फॉर्मूला गलत हो गया है, यहाँ पे आएगा लेंस फॉर्मूला. और इसी में भी क्या देखेंगे? न्यूमेरिकल्स. बच्चों, रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से बाउंस बैक करे, इसी को रिफ्लेक्शन बोलेंगे. जैसे मान लो कि एक वॉल है. इस वॉल पे अगर लाइट इस टाइप से आएगी तो लाइट क्या करेगी? बाउंस करेगी. और ये उसी टाइप से बाउंस करेगी जैसे एक बॉल आती है. सपोज करो यही अगर बॉल होती तो बॉल भी यहाँ पे आती और यहाँ पे क्या करती? फिर बाउंस करती. तो जिससे बॉल बाउंस करती है, ऐसे लाइट भी क्या करेगी? बाउंस करेगी. बट बॉल और लाइट दोनों में डिफरेंस है. बॉल के बाउंस होने से हमको इमेज नहीं दिखती, लाइट के बाउंस करने से हमको इमेज दिखती है. बट बच्चों देखो, वॉल पे जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, वहाँ पे हम खुद को नहीं देख पाते. एक बार देखो, आपके सामने जो भी वॉल्स है, उन वॉल पे देखो, क्या आप खुद की इमेज देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो. तो क्या वॉल पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा? क्या वॉल पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन वो इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है. इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हम खुद को नहीं देख पा रहे, ओनली वॉल को देख रहे हैं. लेकिन अगर प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर की सरफेस जो होती है ना, वो एकदम प्लेन होती है. और इस प्लेन सरफेस पे जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट तो करती है. और रिफ्लेक्शन कौन सा देती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन. कौन सा रिफ्लेक्शन देती है? रेगुलर. रेगुलर रिफ्लेक्शन के कारण हमको हमारी इमेज किस में दिखाई देती है? मिरर में. अब मिरर में जब रिफ्लेक्शन होता है या कहीं पे भी कोई भी रिफ्लेक्शन होगा, तो इस रिफ्लेक्शन के साथ कुछ रूल्स होंगे या लॉज होंगे, जिनको हम बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? एक तो एंगल आई की वैल्यू हमेशा इक्वल होगी किसके? एंगल आर के. एंगल आई जो है ये हमेशा किसके इक्वल होगा? आर के. और दूसरा लॉ जो है इंसिडेंट रे. इंसिडेंट रे कौन सी होती है? जो रे आके इंसिडेंट हुई है, ये इंसिडेंट रे है हमारी. नॉर्मल क्या होता है? ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया. पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से पास होने वाला एक परपेंडिकुलर लाइन. इस मिरर के देखो परपेंडिकुलर जो एक लाइन है, ये, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल. तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आई होता है. इसी नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है ये एंगल आर होता है. तो फर्स्ट लॉ तो यही हो गया, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. सेकेंड लॉ क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं. और अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स. जहाँ पे मैक्सिमम बच्चों को डाउट्स आते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं, ये इमेज बनती ही क्यों हैं, इमेज बनती भी हैं तो कैसे बनती हैं, फिर मैग्नीफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो लाइन से हम सारी चीज़ें देखने वाले हैं. पहली बात तो स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं? ऐसे मिरर्स जो कि स्फेयर से बनेंगे. सपोज करो
हमने एक स्फेयर लिया और स्फेयर को अंदर से पेंट कर दिया, तो बताओ अब रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? बच्चों, रिफ्लेक्शन बाहर से भी होगा और अंदर से भी होगा, लेकिन हमको अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन चाहिए, मतलब इमेज अगर देखनी है, तो हमको रिफ्लेक्शन इस वाले पार्ट से करना पड़ेगा। तो जहाँ बाहर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इसको तो हम बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर बोलेंगे? कॉन्वेक्स। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, बाहर वाली सरफेस को पेंट कर दिया। अब बताओ रेगुलर रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अंदर वाली सरफेस से। अंदर वाली सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये होगा कॉन्केव मिरर। एक बार मैं आपको बताता हूँ ये मिरर्स दिखते कैसे हैं। ये हमने बना दी एक सरफेस और इसको अंदर से पेंट कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया। अब हमारा रिफ्लेक्शन इस वाले पार्ट से होगा, तो ये कौन सा मिरर होगा? कॉन्वेक्स मिरर। ऐसे ही मैं एक मिरर ले लूँ या एक स्फीयर का एक पार्ट ले लूँ और इसको बाहर से पेंट कर दूँ, तो अब रिफ्लेक्शन किस पार्ट से होगा? अंदर वाले पार्ट से। तो जब रिफ्लेक्शन बाहर वाले पार्ट से होगा, इसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स, और जब रिफ्लेक्शन अंदर वाले पार्ट से होगा तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव। बताओ बच्चों, ये कौन सा मिरर है? तो बात ये है कि ये अभी मिरर ही नहीं है, अभी तो हमने इसको पेंट ही नहीं किया। हम क्या करते हैं, इसके अंदर वाले पार्ट को पेंट करते हैं। ये अंदर वाले पार्ट को पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। अब रिफ्लेक्शन कौन से वाले पार्ट से होगा? बाहर से होगा। इस मिरर का बिल्कुल एक मिड पॉइंट अगर मैं ले लूँ, ये मिड पॉइंट ले लिया मैंने, ये हो गया मिड पॉइंट। तो इस मिड पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो, ये मिरर अगर बनाया होगा तो किसी न किसी स्फीयर का एक पार्ट ही तो होगा, स्फीयर का पार्ट होगा, और उस स्फीयर का कुछ ना कुछ सेंटर होगा। तो मान लेते हैं वो सेंटर यहाँ पे है। ये सेंटर अगर स्फीयर होता तो ओनली सेंटर बोलते, लेकिन ये सेंटर जो है वो इस छोटे से पार्ट का है। इस छोटे से पार्ट को हम बोलते हैं कर्वेचर। क्या बोलते हैं? कर्वेचर। तो कर्वेचर के सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सी से। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर ज्वाइन कर दें, ये ज्वाइन करने पे हमारी एक लाइन बन गई। मैंने थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है। ये एक लाइन जो बनी है, इस लाइन को हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जो कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो सेंटर है, इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अब पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट मिड में एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो यहाँ हमने क्या क्या देखा है? पोल देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा, फोकस देखा और प्रिंसिपल एक्सिस देखी। और किस में देखी? ये कॉन्वेक्स मिरर में। ऐसे ही हम कॉन्केव मिरर में भी देखते हैं। देखो, ये हमने एक सरफेस ले ली। इस सरफेस को मैं पेंट कर देता हूँ कहाँ से? बाहर से। ये बाहर से पेंट कर दी। पेंट करने के बाद अब बताओ रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा? अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। अंदर वाले पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा तो ये कॉन्केव है। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक मिड पॉइंट ले लिया। इस मिड पॉइंट को क्या बोलेंगे? पोल। अब बच्चों बताओ इसका सेंटर कहाँ पे होगा? कॉन्वेक्स का तो सेंटर कहाँ पे था हमारा? राइट साइड पे। लेकिन इसका सेंटर जो है, देखो, इसका स्फीयर अगर हम बनाएं तो इस टाइप का बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका सेंटर जो है वो भी यहाँ पे कहीं पे आएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को अगर ज्वाइन करेंगे तो एक एक्सिस फॉर्म होगी, और इस एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जस्ट एक मिड पॉइंट होगा, इस मिड पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। की टर्म्स में हम पोल को देख चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये भी हम देख चुके हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर की और बात कर लेते हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। बच्चों देखो, हमने यहाँ पे एक मिरर ले लिया। ये कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में हमने प्रिंसिपल एक्सिस ज्वाइन कर दी, ये रही प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसको मिरर बनाने के लिए यहाँ पे हमने ये पेंट भी कर दिया, ये इस टाइप से। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे? मिड पॉइंट को पोल। ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलते हैं? फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मान लो ये स्फीयर था, इस स्फीयर का सेंटर था, तो स्फीयर की भी तो रेडियस होगी नहीं होगी?
अब मैं पूरा स्फीयर ना बना करके ओनली इतना सा पार्ट बनाऊं और बचा हुआ पार्ट ये था, तो स्फीयर के एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? कर्वेचर। इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसकी भी तो रेडियस होगी, बस इसकी रेडियस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। रेडियस ना बोल के क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई होप कि तुमको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दी ये प्रिंसिपल एक्सिस, इसको अंदर से पेंट कर दिया, ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब बच्चों बताओ इसका फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ होगा? यहाँ अगर हम ज्वाइन करें तो देखो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं कहीं होगा और फोकस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगी वो ये वाली डिस्टेंस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की डिस्टेंस। ऐसे ही एक टर्म और होती है और इस टर्म को हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉन्वेक्स का फोकस देखो कहाँ पे? राइट साइड में है, नहीं है? अभी आगे चल कर हमको काम भी आएगा कि राइट साइड में क्यों बोल रहा हूँ। ऐसे ही कॉन्केव का फोकस देखो कहाँ है? ये फोकस लेफ्ट साइड में। कॉन्वेक्स का है राइट साइड में और कॉन्केव का कहाँ है? लेफ्ट साइड में। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तब इसकी बात तुमसे करूँगा मैं। तुमको साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि तुमको पता ही नहीं रहता कि फोकस है किस तरफ, लेफ्ट में कि राइट में। तो हमने फोकस भी देख लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देख लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी देख लिया और जो फोकल लेंथ होती है उसको भी देख लिया। अब बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन क्या होता है? R = F/2। एक बार इनकी डेफिनेशन भी देख लो। फोकस होता क्या है? पॉइंट वेयर पैरेलल रेज कन्वर्ज और अपीयर टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये डेफिनेशन में आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? पहले एक बार रूल्स देखेंगे हम कि इमेज फॉर्मेशन के रूल्स क्या होते हैं। फर्स्ट रूल क्या है? कोई भी लाइट रे या इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये देखो ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये फोकस से पास हो गई। किस में हुआ ये? कनकेव मिरर में। ऐसे ही कॉन्वेक्स में क्या होगा? मान लो कि कोई पैरेलल रे आ रही है ये, ठीक है? तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से तो पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि लाइट जो है रिफ्लेक्ट होकर के तो इसी डायरेक्शन में आएगी। यहाँ कैसे आएगी? इस डायरेक्शन में तो आ ही नहीं सकती। तो ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होगी, ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगी। बट इसको अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड करूँगा तो ये फोकस से पास होती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। कनकेव में तो एक्चुअल में लाइट फोकस से पास हो रही है, बट कन्वेक्स में पास होती हुई अपीयर हो रही है। यह हम मिरर में देख रहे हैं बच्चों। रूल्स किस में देख रहे हैं? मिरर में। सेकेंड रूल क्या होगा? जस्ट रिवर्स। अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट रूल क्या था? पैरेलल होगी तो फोकस से पास होगी। दूसरा रूल जस्ट अपोजिट, अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। कन्वेक्स में ये कैसे होगा? कोई लाइट रे इस टाइप से इंसिडेंट कर रही है, ये मिरर पे इस टाइप से आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो फोकस पे जाना चाह रही है। देखो फोकस पे लग रहा है, नहीं लग रहा? ऐसा लग रहा है कि कहाँ जा रही है वो? फोकस पे। तो ये लाइट इस टाइप से आएगी और रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पे फोकस से पास हो रही थी और रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। यहाँ पे फोकस की तरफ आती हुई अपीयर हो रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। दोनों ही केस में पैरेलल हो चुका है। थर्ड वाला रूल ये है कि अगर कोई लाइट रे इस टाइप से आ रही है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ को फॉलो करती हुई चल जाएगी। सेम यहाँ पे कन्वेक्स मिरर में देखो, ये कन्वेक्स मिरर है। कोई लाइट रे इस टाइप से आ रही थी कि इसको अगर आगे एक्सटेंड करते तो ये कहाँ से पास होती अपीयर हो रही थी? सी से। तो अगर इस टाइप से आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी इसी पाथ को फॉलो करती हुई निकल जाएगी। किसमें? कन्वेक्स में। तो सी वाला जो होता है, सी से जब भी लाइट जाती है अपने पाथ को फॉलो कर लेती है। और लास्ट वाला रूल तो बहुत ईजी है। अगर कोई लाइट रे
ऊपर की तरफ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद नीचे की तरफ थीटा डिग्री का एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। सेम कन्वेक्स में अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ थीटा डिग्री एंगल ऊपर की तरफ बना रही है तो नीचे की तरफ भी थीटा डिग्री का एंगल बनाती हुई निकल जाएगी। बच्चों ये सारे रूल्स जो है ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के रूल्स लगा कर ही आए हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगा कर ही आए हैं। बट यहाँ पे हमने क्या कर दिया, कुछ रूल्स फिक्स कर दिए कि भैया आप इन रूल्स का अगर यूज़ करोगे तो आपकी इमेज ईजिली बन जाएंगी। इसलिए हमने ये 4 रूल्स देखे। क्लियर हो गए? एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। पैरेलल वाली फोकस से, फोकस वाली पैरेलल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से वाली जो आ रही है वो सीधी निकल जाएगी, और पोल के साथ अगर थीटा डिग्री का एंगल बना रहे तो रिफ्लेक्शन के बाद भी थीटा डिग्री का एंगल ही बनेगा। फर्स्ट वाले रूल को अप्लाई करना सीखते हैं। देखो ये एक पैरेलल रे है जिसको हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। ये किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के। बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये पास हो गई कहाँ से? फोकस से। ऐसे ही एक लाइट रे और थी, मतलब एक इंसिडेंट रे और थी, वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? वेरी गुड, कहाँ से? फोकस से। ये तुम भी बनाओ। तो 2 पैरेलल लाइट थी, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी। रिफ्लेक्शन के बाद वो दोनों लाइट रेस एक दूसरे के क्या आ गई? पास आ गई। तो लाइट रेस अगर पास आ जाएं इसको बोलते हैं कन्वर्ज होना। क्या बोलते हैं? कन्वर्ज होना। तो लाइट को कन्वर्ज कौन कर रहा है? कनकेव मिरर। इसलिए कनकेव मिरर का एक और नाम है क्या? कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। ऐसे ही कन्वेक्स पे चलते हैं। अब ये हमारा कन्वेक्स। कन्वेक्स में फोकस किस तरफ होता है? ये रहा इस तरफ फोकस, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अगर हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन कराना है तो लाइट बताओ इस तरफ से लेके आएँ या यहाँ से लेके आएँ? अगर हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन करना है तो यहीं से लाइट लानी पड़ेगी। देखो एक लाइट रे ये लेके आए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। अब ये फोकस से तो पास हो ही नहीं सकती। देखो या तो फोकस से पास होगी या पास होती हुई अपीयर होगी। तो यहाँ पे तो पास हो ही नहीं सकती। इसका मतलब यहाँ पे पास होती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। तो मैं पहले से ही पास करती हुई अपीयर करा देता हूँ, और रिफ्लेक्शन के बाद ये इस टाइप से वापस चली जाएगी। पैरेलल आई और इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर के चली गई इस डायरेक्शन में। एक लाइट रे और है जो कि नीचे की तरफ आ रही है, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब इसका पाथ देखना है रिफ्लेक्शन के बाद, तो पहले तो इसको फोकस से पास करता हुआ अपीयर कराओ। ये अपीयर हो गया, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसका पाथ ऐसा होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ? 2 पैरेलल लाइट आई थी, ये कन्वर्ज होने की जगह एक दूसरे से और दूर हो गए। तो जहाँ पे लाइट रेज एक दूसरे से दूर हो जाए इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। तो डाइवर्ज कौन कराता है? हमारा कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर हमारा लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज। वापस से लाइट को कन्वर्ज कौन कर रहा है? कनकेव मिरर। डाइवर्ज कौन कर रहा है? कन्वेक्स। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब ना बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं, जैसे कि सर कनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम्स बनते हैं, कन्वेक्स मिरर में बनते ही नहीं है। तो एक सिंपल सी ट्रिक याद रखो, जो कन्वर्जिंग है ना वहाँ 6 डायग्राम बनेंगे। क्यों बनेंगे वो भी बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले ले लेते हैं कनकेव मिरर को। किसको ले लेते हैं? कनकेव मिरर को। ये ले लिया हमने कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में नोन पोजीशन क्या क्या है? एक इन्फिनिटी, एक बियॉन्ड सी, एक एट सी, एक बिटवीन सी एंड एफ, एक एट एफ और एक बिटवीन एफ एंड पी। अब इमेज कहाँ कहाँ पे बनेगी? तो उसके लिए बच्चों क्या करो, ये एट एफ से डाटा को ना रिवर्स लिखना चालू कर दो। पहले यहाँ पे लिख दो एट एफ, फिर इसके ऊपर वाला डाटा क्या था? बिटवीन सी एंड एफ, यहाँ लिख दो बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद क्या था? एट सी, तो यहाँ लिख दो एट सी। फिर इसके बाद क्या है? बियॉन्ड सी, यहाँ लिख दो बियॉन्ड सी। और स्टार्टिंग में क्या था? इन्फिनिटी, यहाँ लिख दिया हमने इन्फिनिटी। ये वाला डाटा कहाँ से लिखोगे? ये तो डाटा आप लिखोगे, ये यहाँ पे बना देता हूँ मैं एक बार। ये कनकेव मिरर नॉन पोजीशन मैंने अभी आपको बताई, एफ सी इन्फिनिटी। पहला पॉइंट आ गया इन्फिनिटी।
दूसरा पॉइंट आ गया बियॉन्ड सी, तीसरा एट सी, चौथा बिटवीन सी एंड एफ, पांचवा एट एफ, और लास्ट वाला हो गया एफ और पी के बीच में। तो लास्ट वाला केस जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाद में देखेंगे इसको। अब साइज देखना कैसी कैसी बनेगी। एक मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। और उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर। अब एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 सेंटीमीटर पे पड़ा हुआ है। कितनी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है? 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो 200 सेंटीमीटर मिरर के लिए किसका काम करेगा? इन्फिनिटी का। ऐसी डिस्टेंस जो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो जाए उसको इन्फिनिटी बोल देंगे। ठीक है, तो सन हमारे लिए कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इसलिए सन हमको कैसा दिखाई देता है? छोटा सा दिखाई देता है पॉइंट साइज का। तो इन्फिनिटी पे जब भी ऑब्जेक्ट रखेंगे कैसा बनेगा? पॉइंट। पॉइंट बोलो या हाईली डिमिनिश्ड बोलो, एक ही बात है। अब सी पे, जब सी पे ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे स्मॉल साइज का बनेगा। देखते चलो बच्चों, पहले पॉइंट है, फिर क्या है? स्मॉल। अब देखो यहाँ पे सी है, यहाँ पे भी सी है, तो यहाँ पे सेम सेम हो गया। तो जो ऑब्जेक्ट की साइज़ होगी वही साइज़ इमेज की भी होगी। पॉइंट, स्मॉल, सेम। अब बताओ अब क्या होना चाहिए? अब होना चाहिए लार्ज। लार्ज के बाद एनलार्ज, और एनलार्ज के बाद वेरी लार्ज। ये वाली इमेज जो है वो सेम साइड ही बनेगी, मतलब बिहाइंड द मिरर बनेगी। बिहाइंड मिरर अभी हम बना के भी देखेंगे। नेचर बच्चों क्या होता है, जब भी लाइट रेस एक्चुअल में ज्वाइन करती है ना, तो एक्चुअल में ज्वाइन करती हैं तो रियल इमेज बनती हैं। कैसी इमेज बनती हैं? रियल इमेज वो होती हैं जिसको हम स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे देखो, आप मूवी देखने जब जाते हो तो मूवी जो आप देख रहे हो वो एक स्क्रीन पे देख रहे हो। एक्चुअल में मूवी वहाँ पे नहीं चल रही, वो तो एक इमेज देख रहे हो आप। मूवी जो है वो तो आपकी सीट के पीछे चलती है, आपने देखा होगा पीछे से एक लाइट आती है। एक्चुअल में तो मूवी वहाँ पे चल रही है। उस मूवी की एक बहुत बड़ी इमेज बनाई जाती है स्क्रीन पे, और कैसी इमेज बनाई जाती है? रियल। तो रियल इमेज जो है उसके लिए हमेशा किसकी नीड होती है? स्क्रीन की। ऐसे ही आपके घर में प्लेन मिरर जो होते हैं, प्लेन मिरर में जब आप खुद को देखते हो तो क्या कोई स्क्रीन लगानी पड़ती है क्या? नहीं। आप जैसे मिरर के सामने खड़े होते हो, मिरर के अंदर आपकी इमेज दिख जाती है। वो वर्चुअल इमेज होती है। वर्चुअल इमेज के लिए हमको स्क्रीन की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पे 5 केस में ना रियल इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। रियल की खास बात होती है कि वो हमेशा उल्टी बनती है। और लास्ट वाले केस में कैसे बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और वर्चुअल मतलब कि स्क्रीन की नीड होगी ही नहीं। अब किस टाइप से इमेज बनती हैं वन बाय वन में बताता चल रहा हूँ। स्टार्ट करते हो बच्चों पहले केस से, कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। बच्चों देखो, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी से जब भी लाइट रेज आएंगी ना वो हमेशा पैरेलली आएंगी। सन से जब हमारी अर्थ पे लाइट आती है तो बहुत छोटा सा पार्ट आता है, और वो सारा पार्ट क्या आता है? पैरेलल आता है। तो यहाँ पे भी हमारी लाइट रेज कैसी आएंगी? पैरेलल आएंगी। ये देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, ये हो गई पैरेलल। अब लाइट रेज अगर पैरेलल हैं, बताओ रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? बताओ, हमने रूल्स पढ़े थे ना, अगर लाइट रे पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। ये फोकस से पास हो गई। मेरी लाइट थोड़ी टेढ़ी जा सकती है, बट आप स्केल का यूज़ करना। ऐसे ही दूसरा, ये फोकस से पास हो गई हमारी लाइट रे। ठीक है, तो फोकस से पास हुई है, दोनों लाइट रे फोकस पे ज्वाइन हुई है ना, इसलिए नेचर देखो कैसा होगा। क्या लाइट्स ने ये रिफ्लेक्टेड रे ने एक्चुअल में ज्वाइन किया है? हाँ, इसलिए हम बोल सकते हैं हमारी इमेज कैसी बनी है? रियल। रियल हमेशा कैसी होती है? इन्वर्टेड। ठीक है, अब साइज देखो बच्चों, छोटा सा पॉइंट बना है तो इसको अपन बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड, या फिर तुम पॉइंट साइज भी बोल सकते हो, पॉइंट साइज। अब वीडियो को पॉज करो और तुम ये डायग्राम बनाओ, देखो तुमसे बन रहा है नहीं बन रहा। अब नेक्स्ट केस जो है उसमें हमारा ऑब्जेक्ट हम रखेंगे बियॉन्ड सी। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं प्रिंसिपल एक्सिस को। ये हो गया हमारा पोल।
हम मिरर को पेंट कर देते हैं, कनकेव मिरर ही ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हम एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं। अब बताओ, लाइन से रूल लगाते हैं। फर्स्ट रूल क्या था कि जब लाइट, कौन सी लाइट, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी, तो देखो ऑब्जेक्ट के टॉप पार्ट से एक लाइट निकालते हैं और इस लाइट को इस टाइप से चलाते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चले। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल गई। अब बताओ लाइट कहाँ से पास होगी? फोकस से। बिल्कुल सही, लाइट पास होगी फोकस से। तो रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट पास हो गई फोकस से, इस टाइप से। ठीक है, सेकेंड रूल कौन सा लगाओगे? सेकेंड रूल हम लगा देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ को फॉलो कर लेगी। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट चलाते हैं इस टाइप से कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही है। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है। अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस इसी पाथ को फॉलो कर लेगी, तो इस टाइप से रिफ्लेक्ट होती हुई सीधी निकल जाएगी। ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब देखो, एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी और दूसरी रिफ्लेक्टेड रे ये थी, दोनों ने जहाँ पे एक दूसरे को कट किया है वहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी? एक इमेज। देखो बच्चों, लाइट जो है वो टॉप पार्ट से चल रही थी, इसलिए हमारी इमेज जो है वो भी कहाँ पे बनेगी? टॉप पार्ट से। वापस वीडियो को पॉज करो और ये वाला रे डायग्राम एक बार खुद भी बनाओ। थर्ड रे डायग्राम है हमारा कि जब हमारा ऑब्जेक्ट सी पे प्लेस्ड हो, तो हमने ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बना दिया। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप वही दो रूल लगा सकते हो। एक पैरेलल होगी, फोकस से पास करा देना, दूसरी फोकस से पास होगी तो पैरेलल हो जाएगी। बट मैं ना बच्चों आपको यहाँ पे एक ट्रिक दिखा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखते हैं ना, मेजरमेंट करने के बाद भी हमारी इमेज जो है करेक्ट नहीं बनती है। तो इसकी ट्रिक देखना कैसे बनाएंगे। हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर की हाइट का है। अच्छा, 5 सेंटीमीटर की हाइट का नहीं, आप ये मान लो आपने ऐसे कॉपी में लाइन बनी होती है ना, 2 लाइन का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाया है, सी पे बना दिया। अब जितना ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बनाया है उतना ही ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ भी बना दो। ये नीचे की तरफ बना दिया। ठीक है, अब देखो, एक लाइट रे अगर पैरेलल होती है तो उसको फोकस से पास होना होता है, नहीं होना होता? ठीक है, तो इस लाइट को टॉप पार्ट से ज्वाइन कर दो। ये ज्वाइन कर दिया तो ये आ गया हमारा फोकस। यहाँ पे ट्रिक ये थी कि हमने फोकस पहले नहीं लिखा, पहले इमेज बनाई है, इमेज के बॉटम पार्ट से हम लाइन को लेके चलें, फिर इसने इस लाइन ने जहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया है उसको फोकस नाम दे दिया। इससे हमारा रे डायग्राम ना बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा रूल अब यूज़ कर सकते हैं हम कि फोकस अगर पास हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। मेरी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी जा रही है बच्चों, लेकिन आप स्केल से ही बनाना। एग्जाम में अगर रे डायग्राम आ रहा है तो वहाँ पे क्या देखना चाहता है टीचर? वहाँ टीचर रे डायग्राम ही तो देखना चाहता है, और आपकी रे ही अगर सही नहीं होगी तो रे डायग्राम किस काम का? ठीक है, तो हमने थर्ड डायग्राम कर लिया जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड हो सी पे। अब बताओ इसके बाद कौन सा होगा? इसके बाद होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट हम प्लेस कर दें सी और एफ के बीच में। कहाँ पे प्लेस कर दें? सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ। सी और एफ के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। कौन कौन से रूल चलाएंगे? एक तो पैरेलल वाला, ये पैरेलल वाला है। लाइट रे अगर पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से। ये पास हो गई फोकस से। ठीक है, अब दूसरा रूल हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला यूज़ करें तो बच्चे बोलते हैं सर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कैसे यूज़ करेंगे? तो बच्चों आप देखो, इस ऑब्जेक्ट से एक लाइन इस टाइप से चलेगी, इस टाइप से एक लाइट चलेगी, मिरर पे जाएगी। मेरे यहाँ पे थोड़ी जगह कम पड़ गई है, तो 1 मिनट रुकना। ठीक है, ये मिरर थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो एक लाइट रही इस टाइप से चली और ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से आ रही है? सी से आ रही है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये इसी पाथ को फॉलो कर लेगी और यहाँ से सीधी सीधी जाएगी और ये पीछे की तरफ ऐसे यूँ ज्वाइन कर जाएगी। तो जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे ने कट किया, एक रिफ्लेक्टेड रे ये थी, दूसरी ये, दोनों ने यहाँ पे कट किया है ना, तो हमारी एक इन्वर्टेड इमेज बन जाएगी। यहाँ पे ये बन गई हमारी इन्वर्टेड इमेज। और कहाँ बनी है? ये सी के पीछे बनी है। देखो, ये है एफ, ये है सी, और ये सी के पीछे हमारी इमेज बनी है। साइज़ ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ये था हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज देखो हमारी इतनी बड़ी बनी है।
कौन सा केस सही है? जब ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है सी एंड एफ के बीच में। फिफ्थ डायग्राम जो होता है वो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पे प्लेस करेंगे हम? फोकस पे। तो हम इस बार ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस पे, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्ट एट एफ फोकस पे। अच्छा, मैं इतनी देर से मिरर ही ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ये मिरर, ये हो गया फोकस, ये ऑब्जेक्ट हमने रख दिया। पहले पैरेलल वाली लाइट पास होगी कहाँ से? रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से, ये हो गई फोकस से पास। दूसरा वही वाला रूल जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला हम कर रहे थे, मिरर को थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, मतलब इसका अपर्चर वाला पार्ट जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अब एक लाइट रे इस टाइप से लेके चलें, इस टाइप से चलेगी ऑब्जेक्ट से ही, बस मैं डॉटेड करके लेके आ रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे इस वाले पाथ में चलेगी, इस पाथ पे चली, ठीक है। और ऐसा लग रहा है वो कहाँ से आ रही है? सी से आ रही है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के बाद वो इसी पाथ को फॉलो करके वापस चल जाएगी, और ये लाइट रे कहाँ पे जाके कट करेंगी? इन्फिनिटी पे। एक टाइप से पैरेलली बनेंगी ये, तो इन्फिनिटी पे जाके कट करेंगी। इन्वर्टेड इमेज बनेगी कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। बच्चों देखो, कट करती तो दिख नहीं रही हैं, बट मैं आपसे पूछूं कि कट करेंगी तो कहाँ पे करेंगी? नीचे करेंगी कि ऊपर करेंगी? आप बोलोगे सर कि नीचे जाके कहीं पे कट करेंगी, तो इसलिए इन्वर्टेड इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज जो होती है वो हमेशा कैसी होती है? रियल होती है। ऑब्जेक्ट ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है और इमेज हमारी बन जाएगी नीचे की तरफ। लास्ट जो हमारा केस है वो केस है हमारा जब ऑब्जेक्ट हमारा प्लेस्ड हो फोकस और पोल के बीच में, बिटवीन एफ एंड पी। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को। रूल्स वही, पहला रूल कौन सा होगा? अगर लाइट पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद, अब तो मैं बोल बोल के बोर हो गया, तुम भी बोर हो गए होगे सुन सुन के, कि पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी, ठीक है। दूसरा वाला रूल कौन सा? एक लाइट इस टाइप से चलेगी कि ऐसा लगेगा कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को फॉलो कर रही है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर चलेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो करती हुई सीधी निकल जाएगी, सीधी निकल जाएगी। ये दोनों लाइट जो होती है ना डाइवर्ज होती जा रही हैं, यहाँ पे तो कट करेंगे नहीं, बट इनको पीछे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो कट करती हुई अपीयर होंगी, और कट करती हुई अपीयर अगर होंगी तो यहाँ पे हमारी क्या बन जाएगी? एक इमेज। इस बार जो इमेज है हमारी वो ऊपर बन रही है, मतलब सीधी इमेज बन रही है। तो ये नेचर कैसा है? वर्चुअल इमेज बन रही है। एक तो कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल। वर्चुअल हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। अब बताओ बच्चों, मिरर के पीछे बन रही है कि स्क्रीन पे बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी ना, तो हमको किसी भी टाइप की स्क्रीन की ज़रूरत होगी ही नहीं, बस मिरर में देखेंगे और हमको बड़ी इमेज दिख जाएगी। तो हम बोल सकते हैं वेरी लार्ज इमेज फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड मिरर। तो ये 6 रे डायग्राम थे किसके? कॉनकेव मिरर के। कॉनकेव के 6 रे डायग्राम बनाने के बाद अब जो हमारा मिरर आता है वो आता है कॉन्वेक्स मिरर। कैसा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर। पहले भी मैंने आपको बताया था कि कॉन्वेक्स मिरर में कोई नॉन पोजीशन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन अगर हमको करना है तो हमको ऑब्जेक्ट को प्लेस करना पड़ेगा इस साइड पे, यहाँ पे कहीं पे रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ओनली 2 ही पोजीशन है, एक तो इन्फिनिटी और एक मिरर के सामने कहीं पे। तो पहला रे डायग्राम हमारा बनेगा इन्फिनिटी का और दूसरा बनेगा इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन्फिनिटी के लिए हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे? इन्फिनिटी से लाइट रेज हमेशा कैसे आती हैं? पैरेलल, ठीक है। ये आ गई पैरेलल, ये आ गई पैरेलल, पैरेलल वाली। अब देखो बच्चों, यहाँ पे फोकस से तो पास हो नहीं सकती, लेकिन पास होती हुई क्या होगी? अपीयर होगी। तो ये लाइन थी, फोकस से पास होती हुई अपीयर हुई, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस टाइप से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये पैरेलल लाइट आई और रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ निकल गई? ऊपर। पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं तो कहाँ की तरफ ज्वाइन हो रही है? ये फोकस पे। ऐसे ही ये भी फोकस से पास होती अपीयर होगी, तो इसका रिफ्लेक्शन जब होगा तो लाइट इस टाइप से आएगी। 2 पैरेलल रेस थी, ये दोनों क्या हो गई? डाइवर्ज हो गई हैं, ठीक है। बट इमेज तो हमारी वहीं पे बनती है जहाँ पे लाइट ज्वाइन करती है। तो ज्वाइन करने के लिए हमने इसको कहाँ तक ज्वाइन किया है? फोकस तक। जिस पॉइंट पे ज्वाइन किया उसी को तो फोकस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी एक वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? वर्चुअल।
वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ठीक है। पॉइंट तो हमको ये पता नहीं पड़ सकता कि ये सीधा है उल्टा है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि इमेज अगर वर्चुअल है तो हमारी इमेज कैसी होगी, इरेक्ट। साइज़ में हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड बोलने का मतलब पॉइंट साइज़। दूसरा राइट डायग्राम देखते हैं हम कि हमारा ऑब्जेक्ट हम रखते हैं कॉन्वेक्स में इन फ्रंट ऑफ मिरर, ये रख दिया मिरर के सामने कहीं पे। रूल यूज़ करते हैं, पहला पैरेलल होगी, कहाँ से पास होती है, अपीयर होगी, फोकस से पास होती है अपीयर होगी, तो पहले मैं अपीयर करा देता हूँ और इसके बाद मैं रिफ्लेक्ट करा देता हूँ। ये इस टाइप से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, पैरेलल आई, ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर के चली गई। दूसरा रूल यूज़ कर देते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, कि एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही थी, इस टाइप से चल रही थी, कि ऐसा लग रहा था कि वो कहाँ जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पाथ को फॉलो कर लेगी। अब देखो ये लाइट रेज एक दूसरे को कहीं ज्वाइन कर ही नहीं सकती, ये वाली और ये वाली कर सकती है क्या, नहीं, बट पीछे की तरफ एक जगह पे ज्वाइन करती हुई अपीयर हो रही हैं, ये इधर अपीयर हो रही है, नहीं हो रही, तो जहाँ पे अपीयर हो रही है वहाँ पे हमारी एक छोटी सी इमेज बन जाएगी जो कि वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और स्मॉल होगी। तो एक बात क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही स्मॉल इमेज बनाएगा और वर्चुअल बनाएगा। लिख दूँ मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स फॉर्म्स, अच्छा कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, वर्चुअल एंड स्मॉल इमेज, ठीक है। न्यूमेरिकल में आपके बहुत काम आएगा। अब इसके बाद हम साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्नीफिकेशन और एक तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जब हम कंप्लीट कर लेंगे, रिफ्लेक्शन वाले पार्ट को फिर दूसरे वीडियो में अपलोड करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो ओनली रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करना होगा। तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे तुम वो किस में बता दोगे, कमेंट्स में बता दोगे। अगर डाउट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। देखते हैं बच्चों हम कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है। बच्चों मिरर फॉर्मूला हमको तीन चीज़ों के बीच में रिलेशन होता है, किस किस के बीच में। मान लो कि ये कोई मिरर है, कोई सा भी मिरर है, कॉन्केव मिरर ले लेते हैं। कॉन्केव मिरर में फोकस होगा, पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस जो होगी उसको क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। तो मिरर फॉर्मूला जो है फोकल लेंथ का रिलेशन है किसके साथ, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी आप रखोगे, ये मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की भी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को हम लेते हैं किसमें, यू में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने किससे लिख दिया, यू से। इमेज भी तो बनेगी, कनकेव मिरर है तो दोनों टाइप की इमेज बन सकती है, रियल भी बन सकती है, वर्चुअल भी बन सकती है। हम मान लेते हैं कि रियल इमेज बनी है, ये इमेज बन गई, ठीक है। तो इमेज की पोल से जो डिस्टेंस होगी उसको हम इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। तो तीन टाइप की डिस्टेंस हो गई, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। तो इनसे मिल करके हमारा एक फॉर्मूला बन गया जिसको हम मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, 1/f = 1/v + 1/u। इस फॉर्मूला को आप भी एक बार नोट कर लो। f क्या है, फोकल लेंथ, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। एक मैग्नीफिकेशन, बच्चों हमारी इमेज छोटी बनेगी या बड़ी, इसको हम बताते हैं मैग्नीफिकेशन से। मैग्नीफिकेशन के हमारे दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की हाइट को हम hi से बताते हैं, या फिर यहाँ पे h डैश से लिखा हुआ है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। या फिर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होगा -v/u मिरर के केस में, ठीक है। v और u क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मैग्नीफिकेशन से हमको पता क्या क्या पड़ता है वो देखो बच्चों, मैग्नीफिकेशन जो है उसकी वैल्यू या तो 1 से बड़ी आ सकती है, या 1 के इक्वल आ सकती है, या 1 से छोटी आ सकती है। वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर है तो इसका मतलब लार्ज इमेज है, 1 के इक्वल है दैट मीन्स सेम साइज़ की इमेज है, और 1 से स्मॉल है तो स्मॉल साइज़ की इमेज है। देखो मान लो मैग्नीफिकेशन आ गया 4/3। अब बताओ 4/3 1 से ग्रेटर है कि स्मॉलर है, 1 से ग्रेटर है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो हम ये बोल सकते हैं कि लार्ज साइज़ की इमेज है, ठीक है। अब दूसरा रियल है कि वर्चुअल, वो पता लगाने के लिए देखो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो वर्चुअल इमेज, वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, और मैग्नीफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज। ये डाटा तो आप याद ही कर लो, ठीक है। अब मैं इसके आगे देखो, अगर माइनस लगा दूंगा, माइनस लगाने का मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और अगर मैंने प्लस लगा दिया तो मैग्नीफिकेशन वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज हो जाएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, तुम बताना। ये मैग्नीफिकेशन में ले लेता हूँ -2/3। पहले साइन देखो,
साइन क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब रियल। रियल रियल हमेशा कैसे होती है, इन्वर्टेड, ये लिख दिया हमने इन्वर्टेड। दूसरा, ये न्यूमेरिक वैल्यू देखो, ये न्यूमेरिक वैल्यू 1 से बड़ी है कि छोटी है, ये वैल्यू न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, दैट मीन्स 1 से छोटी वैल्यू है। 1 से छोटी वैल्यू है मतलब कि स्मॉल साइज की इमेज बन रही है। एक मैग्नीफिकेशन में ले लेता हूँ, m इक्वल टू -3/2, सॉरी +3/2। प्लस मतलब वर्चुअल, वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। 3 बड़ा है, 2 छोटा है, मतलब ये पूरी वैल्यू जो है 1 से बड़ी है, इसका मतलब लार्ज साइज की इमेज बन रही है। तो मैग्नीफिकेशन क्या काम करता है वो आपको पता पड़ ही गया होगा। हमने 2 फॉर्मूले सीखे, एक तो मैग्नीफिकेशन का और एक मिरर फॉर्मूला। मैग्नीफिकेशन से हमको क्या पता पड़ता है, क्या पता पड़ता है, नेचर। आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा फाइंड नेचर। नेचर मतलब कि वो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। और अगर लिखा हो कि बताओ इमेज डिस्टेंस क्या होगी या इमेज की पोजीशन क्या होगी, इसका मतलब वी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल से। ये साइन कन्वेंशन, अच्छा साइन कन्वेंशन भी देखना है हमको। बच्चों साइन कन्वेंशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। देखो ऑब्जेक्ट किस तरफ प्लेस्ड होगा, आपने अभी तक जितने भी रे डायग्राम्स बनाए सारे रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पे ही तो रखा है, हैं? ये मान लो मिरर है तो ऑब्जेक्ट को आपने हमेशा कहाँ पे रखा है, लेफ्ट साइड पे। तो ऑब्जेक्ट जिस तरफ रखा हुआ हो वाली सारी डिस्टेंस नेगेटिव होगी, तो यू जो है नेगेटिव होगा। और एक बार बता दूँ 10th क्लास में आपके हमेशा यू नेगेटिव ही आएगा, सारे न्यूमेरिकल्स में यू क्या होगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ, अगर कॉन्वेक्स की बात करें, एक मिनट, देखो ये कॉन्वेक्स हो गया, लेफ्ट साइड की सारी डिस्टेंस कैसी होगी, नेगेटिव, और राइट साइड की सारी डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव। अब बच्चों बताओ कॉन्वेक्स में फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना फोकस, तो फोकल लेंथ भी इस तरफ होगी, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स में क्या होगी, पॉजिटिव। अब बताओ कॉन्केव में फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तुम बताओ, वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी बताओ। ये हो गया कॉन्केव मिरर, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गई फोकल लेंथ। बताओ फोकस, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी पॉजिटिव, नेगेटिव। तो हम फिक्स कर देते हैं ना, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव, और कॉन्केव में नेगेटिव हमेशा, चाहे लेंस हो या मिरर हो। और यू भी हमेशा नेगेटिव होगा। बस आपको मेहनत किस में करनी है, वी में। वी का भी अगर आपको पता पड़ जाए कि आपकी इमेज किस तरफ बनी है तो आप वी भी बता सकते हो। फिर भी हम तो प्रैक्टिस न्यूमेरिकल से करते हैं, रटने में तो बिलीव करता ही नहीं हूँ मैं, ना ही तुमको करना है। क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप जब भी न्यूमेरिकल करो ना सबसे पहले गिवन जरूर लिखो। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स का आ गया, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है 3 मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो क्या आंसर के मिलेंगे क्या, नहीं आंसर के नहीं मिलेंगे। यहाँ पे देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको समझते हैं। आपने सबसे पहले गिवन लिख दिया, तो गिवन में आपको साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तो गिवन लिखने के आपको मिल गए हाफ मार्क। उसके बाद आप या तो लेंस फॉर्मूला लगाओगे या मिरर फॉर्मूला लगाओगे, तो फॉर्मूले का भी मिल गया आपको हाफ मार्क। अब वैल्यू पुट करके आप या तो फोकल लेंथ फाइंड आउट करोगे या इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करोगे, तो जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस का भी या तो हाफ नंबर होगा या 1 नंबर होगा। मान लेता हूँ मैं हाफ नंबर है, उसके बाद जो आंसर आएगा उसका भी हाफ नंबर होगा, ठीक है। तो अभी तक कितने मार्क्स हुए हैं, 2 मार्क्स। अब इस क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करो, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसका हाफ मार्क, फिर जो उसका आंसर होगा उसका हाफ मार्क। तो इस टाइप से 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा होता है। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि हमको हमारा तो आंसर आया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे, हमारा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं, आपको जहाँ तक आ रहा है कम से कम आप वहाँ तक करो तो सही। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1/2 नंबर कटेगा ना, 2.5 नंबर तो मिलेंगे, ठीक है। तो गिवन जरूर लिखना है हमको, बिना गिवन के तो काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है HO, कितना है 7 सेंटीमीटर। 100% न्यूमेरिकल आएगा, लास्ट ईयर भी बोला था न्यूमेरिकल आएगा, आया, इस बार भी न्यूमेरिकल आएगा। और मैं बच्चों को बोला था कि न्यूमेरिकल 5 मार्क्स का आएगा, कंसेप्चुअल प्रिपरेशन होनी चाहिए आपकी। इस बार जब मैंने कॉपीज चेक की थी बोर्ड की, तो बोर्ड की कॉपीज़ में बच्चों के गिवन नहीं लिखे हुए थे, क्वेश्चन करने का मेथड सही नहीं था, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, तो 5 मार्क्स तो बहुत कम बच्चे थे जिनको मिले थे। चलो
तो हमने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देख ली कितनी है, 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों बताओ, ऑब्जेक्ट आप सीधा रखते हो कि उल्टा रखते हो? सीधा रखते हो ना, इसलिए सीधी हाइट है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर। तो मिरर हमारा कॉन्केव है, मिरर कौन सा है, कॉन्केव, और कॉन्केव के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको गिवन है 27 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप हमेशा नेगेटिव ही लोगे, देख लो भले, ये कॉन्केव मिरर ले लो, इसके सामने ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहाँ रखोगे, लेफ्ट में ही रखोगे ना, और मैंने बता रखा है लेफ्ट साइड की डिस्टेंस नेगेटिव, राइट साइड की पॉजिटिव। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, कॉन्केव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, दैट मीन्स एफ भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो ये हो गई हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हाफ नंबर तो यहीं पे मिल जाएगा। अब क्या फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में, एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। बच्चों यहाँ पे स्क्रीन को रखने की बात हो रही है, स्क्रीन वहीं पे रखेंगे जहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म होगी, दैट मीन्स वो इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। वी क्या फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं, वी करते हैं वी। वी जो है वो क्वेश्चन मार्क है, और क्या बोल रहे हैं, सो दैट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी फॉर्म्ड, फाइंड द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। अच्छा, नेचर बोल रहा है मतलब मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, और साइज ऑफ इमेज बोल रहा है मतलब HI भी फाइंड आउट करना है। वन बाय वन हम सारी चीज़ें करेंगे। वी फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या यूज़ करना पड़ेगा, मिरर फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे बाय मिरर फॉर्मूला, बाय मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। बहुत से बच्चे फॉर्मूला ने लिख करके सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आपको जो फॉर्मूले का हाफ मार्क होता है वो नहीं मिलेगा, और क्या होगा, 1/, फोकल लेंथ हमको गिवन है 18 -18, तो साइन के साथ रख दिया। वी हमको फाइंड आउट करना है, वी एज इट इज़। अब बच्चों यू की वैल्यू जो है नेगेटिव की है, तो ये तो हो गया पॉजिटिव, और यू की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, -1/27 ये वाला नंबर जो है उस तरफ जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा। तो -1/18 + 1/27 = 1/v हो गया, ठीक है। एलसीएम कितना होगा इसका, 18 और 27 का एलसीएम होगा 54, ये हो गया 54। 18 की टेबल में 54 कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स, तो 1 को मल्टीप्लाई करें 3 से, -3, प्लस 27 की टेबल में 54 कितने टाइम्स आएगा, 2 टाइम्स, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, ये हो गया 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -1/54, -1/54 वैल्यू आ गई किसकी, 1/v की। दोनों जगह रेसिप्रोकल करेंगे तो v हमारा कितना हो जाएगा, 54। तो v = -54 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे v पता है नेगेटिव क्यों आ रहा है, नेगेटिव साइन हमको ये बता रहा है कि हमारी इमेज जो है वो लेफ्ट साइड पे बनी है, और मिरर में लेफ्ट साइड पे इमेज अगर बनती है तो रियल इमेज होती है, लेकिन तुम ऐसे तो मानोगे नहीं। तो मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं हम, क्या फाइंड आउट करते हैं, मैग्नीफिकेशन। बोलो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, m = -v/u, ठीक है। v अभी अभी फाइंड आउट किया था, v की वैल्यू कितनी आई थी, -54, ये पुट कर दिया मैंने -54। u की वैल्यू कितनी थी, -27। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो m की वैल्यू हो गई हमारी कितनी, -54, 27, ये 27 के टेबल से 1 टाइम कटेगा और ये 2 टाइम कटेगा। मैग्नीफिकेशन आ गया हमारा -2। माइनस साइन देख करके हम बोल सकते हैं हमारी इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। नंबर 2 आया है, 2 जो होता है 1 से बड़ा होता है, तो हमारी इमेज जो है उसको लार्ज भी बोल सकते हो, वेरी लार्ज भी बोल सकते हो। ट्वाइस हो गया लगभग, मैग्नीफिकेशन 2 आने का मतलब डबल साइज़ की इमेज हो गई। अच्छा, अब साइज़ ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करनी है, तो साइज़ ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या होगा, वही मैग्नीफिकेशन का सेकंड वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, HI/HO। HI हमको, अच्छा मैग्नीफिकेशन हमको पता पड़ गया है कितना है, -2। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू हमने पुट कर दी -2। हाइट ऑफ इमेज फाइंड आउट करना है, तो 7 पुट करते हैं, ये 7 उधर जाएगा तो -14 हो गया, -14 सेंटीमीटर हो गई हमारी हाइट। अब तुम बोलोगे सर हाइट कभी नेगेटिव थोड़ी आती है, नेगेटिव हाइट आने का मतलब है कि हमारी इमेज जो है ना